हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज की। प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर हम कंपनी का चार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी की जो पूरे के पूरे फंडामेंटल्स हैं ये सारे मैं आपको बताऊंगा, और कंपनी की कॉन कॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन कॉल है, इनकी लेटेस्ट कॉन कॉल है और इसके अंदर काफी बड़ी एक कॉन कॉल है जो मई 26 को हुई थी। बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, मैंने पूरी स्टडी करी है, मैंने ये पढ़ी भी है और ये सुनी भी है। तो इसके अंदर जो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने क्या किया है, इस कॉन कॉल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है क्योंकि वो बहुत बड़ी कॉन कॉल है। अगर मैं उसको समझाऊंगा तो उसमें 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बन जाएगा। 3 पार्ट्स में मैंने कॉन कॉल को डिवाइड किया है। एक, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है इस कंपनी से रिलेटेड। दूसरी चीज, कंपनी क्या कैपेक्स कर रही है। और तीसरी चीज, इनका करंट बिजनेस क्या है। ठीक है, ये तीनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जान लो, कंपनी जो है वो सेकंड है लिस्ट में वर्ल्ड की 50 कंपनीज के अंदर जो बायो इकोनॉमी के अंदर काम करते हैं। और ये लिस्ट जो 2021 की थी, जो लो कार्बन फ्यूल्स और रिन्यूएबल केमिकल कैटेगरी की कंपनीज हैं, उसके अंदर नंबर 2 पे आती थी ये कंपनी 2021 में। तो अभी भी आई थिंक टॉप 5 या टॉप 10 लिस्ट में इसका नाम होना चाहिए। और इन्होंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था वो एथनॉल प्लांट से किया था। ये एथनॉल प्लांट बेसिकली जो भी कंपनीज एथनॉल प्लांट सेटअप करती हैं, ये उनको उनके लिए इंजीनियरिंग करती हैं, टेक्नोलॉजी बनाती हैं। और अब जो इनका काम है वो थोड़ा एक्सपैंड हो गया है। अब ये बेसिकली एनवायरमेंट, एनर्जी और एग्रीकल्चर प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर भी एंटर हो गए हैं। ये टेम्पो मॉडल पे काम करते हैं। टेम्पो मॉडल का मतलब ये है, ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, इंजीनियरिंग पूरी करते हैं प्रॉपर। अगर आपको कोई प्लांट सेटअप करवाना है, कोई भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अगर बनाना है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितना भी कैपेक्स होता है, तो आपको क्या लगता है जो कंपनीज बड़े बड़े प्लांट्स बनाती हैं वो खुद थोड़ी बना लेंगी, उनको प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनीज को प्रोजेक्ट देना पड़ता है। वो लोग इनके बिहाफ पर पूरा सेटअप बना के इनको देते हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी जो लगती है वो सब टेक्नोलॉजी प्राज खुद बनाता है। इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, कुछ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करता है कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए, और ऑपरेशंस भी मैनेज करता है उनके बिहाफ पर। क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंट चाहता है कि प्राज जैसे एक्सपर्ट लोग मैनेज करें, तो इसीलिए ये ऑपरेशंस भी मैनेज करते हैं अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए। तो काफी बड़ा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका, काफी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और B2B कंपनी है। B2B से मतलब ये है बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है, B2C नहीं है, डायरेक्ट कंज्यूमर इसमें नहीं होते हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो सब बिजनेस कंपनीज होती हैं। अब ये कंपनी बेसिकली, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये एथेनॉल प्लांट से इनका शुरुआत हुई थी, एनवायरमेंट, एनर्जी और एग्रीकल्चरल प्रोसेस में ये काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो एरिया है ना, ये पूरा गवर्नमेंट इसको एक तरीके से आप समझिए सपोर्ट करती है, कि यहाँ पे नई नई पॉलिसीज लेकर के आती रहती है, तभी इसको एक क्वेश्चन मिलता है, एक ग्रोथ मिलती है। तो लेटेस्ट जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो कंपनी ने बताई है अपनी कॉन कॉल के अंदर, वो ये है कि हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के अंदर। तो इसको हिस्टोरिक डेवलपमेंट इसीलिए कहा जाता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि पहली कमर्शियल फ्लाइट जो पुणे टू दिल्ली फ्लाई करी थी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में, वो प्राज एयर एशिया और इंडियन ऑयल की पार्टनरशिप के बाद हुआ था। और वो रिसेंटली हुआ था, अभी इसकी न्यूज भी आई थी, पूरे आर्टिकल्स आए थे। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वो होता है कि वो फ्यूल जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पॉल्यूशन कम हो, कार्बन एमिशन कम हो, जो एनवायरमेंट के लिए थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इसीलिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के अंदर जो पहला जो पार्टनरशिप है वो प्राज एयर एशिया और इंडियन ऑयल के साथ हुई। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का पूरा एक मैंडेटरी प्लान है, गवर्नमेंट हैज प्लान्स टू कम अप। ठीक है, इन्होंने बोला प्लान है, अभी हुआ नहीं है, होगा आने वाले दिनों में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर। और अगर वो प्लान गवर्नमेंट वो पॉलिसी ले आती है, बेसिकली अगर गवर्नमेंट वो कर देगी, तो क्या होगा, एज इंडिया बिकम सिग्नेटरी ऑफ कॉर्सिया। कॉर्सिया बेसिकली क्या है, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। तो 2027 में वो पॉसिबली है कि गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी कर देगी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को। और उससे बेनिफिट ये होगा कि जो अगर 1% जेट फ्यूल में भी अगर आप उसको ब्लेंड करोगे ना, मतलब कि जो करंट में जो आप फ्यूल यूज करते हो उसके अंदर अगर 1% SAF मतलब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज करने लगे, तो रिक्वायरमेंट जो होगी इंडिया के अंदर 14 करोड़ लीटर्स की होगी उसकी पर एनम, और एडिशनल रिक्वायरमेंट 28 करोड़ लीटर्स की जो होगी वो पर एनम एथेनॉल की बढ़ जाएगी। तो 2 तरीके के फ्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, एक सैफ की हो रही है, एक एथेनॉल की हो रही है। और सैफ किस चीज से बनता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बात करी है उसके बारे में, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। और एक और जो एथेनॉल है वो तो हम सभी जानते हैं, एथेनॉल जो बेसिकली शुगर इंडस्ट्री काफी ज्यादा जो उसके स्टॉक प्राइसेस मूव कर रहे हैं वो एथेनॉल की वजह से ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी ले आती है कि 20% एथेनॉल ब्लेंड होगा पेट्रोल के अंदर, तो ऑफकोर्स 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग का मतलब यह है कि ऑल ओवर इंडिया का जितना भी फ्यूल यूज होता है उसमें 20% एथेनॉल जाने लगेगा। उसकी वजह से काफी बड़ी एक डिमांड इंक्रीज हो रही है एथेनॉल सेक्टर के अंदर। और इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है इंडियन ऑयल के साथ में वैरायटी ऑफ बायोफ्यूल्स बनाने के लिए। इंडियाज EBP20 प्रोग्राम। EBP20 प्रोग्राम का मतलब यह है एथेनॉल ब्लेंड प्रोग्राम, मतलब 20 मतलब 20%। और जो OMCs हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उन्होंने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है साइन करने के लिए एक अग्रीमेंट, किनके साथ, एथेनॉल डेफिसिट स्टेट्स। तो बेसिकली तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, यहाँ पे अभी जितनी भी स्टेट्स आप देख रहे हो यहाँ पे भी एथेनॉल के प्लांट्स नहीं है। आने वाले दिनों में यहाँ पर भी एथेनॉल के प्लांट्स लगेंगे, तो एक बिजनेस डेवलप होगा, 4000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है वो। और अगर वो सेटअप हो जाएगा तो डेफिनेटली प्राज और बाकी
इस इंडस्ट्री की जो कंपनीज है जो ऐसा काम करती है उनको और बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट हैज लॉन्च 20% एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम 11 स्टेट के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है फेब 23 के अंदर इसी साल में, और एक्सपेक्टेड दैट दिस विल गो टू नेशन वाइड 25, मतलब पूरी कंट्री में फैल जाएगा 25-26 तक, जो भी इस साल शुरुआत हुई है उसकी एथेनॉल प्लांट की। करंट प्रोडक्शन 10 बिलियन लीटर्स की है और उम्मीद है कि साल के एंड होते होते 12.5 बिलियन लीटर्स की हो जाएगी, मतलब काफी बड़ी प्रोडक्शन में एक जंप आएगा, ऑलमोस्ट 25% का जंप आएगा साल एंड होते होते। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के बाद बात करते हैं कैपेक्स। कंपनी खुद क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, प्राज इंडस्ट्री खुद क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो प्रपोजल इन्होंने भी 200 करोड़ का किया है, न्यू सब्सिडरी बनाई है प्राज जेनेक्स के नाम से, जो कि सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करेगी। तो यहाँ पे एथेनॉल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बायोप्लास्टिक की बात नहीं हो रही है, हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन। इन दो चीजों पर ये कंपनी काम करेगी प्राज जेनेक्स, जिसके अंदर 200 करोड़ का कैपेक्स ये कर रहे हैं। और कंपनी ने एक चीज जो नोट करने वाली यहाँ पे ये बोली है कि स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ इंक्वायरीज बिल्डिंग कॉन्टिन्यूसली, इनको इंक्वायरी आ रही है बहुत ज्यादा, जो भी बिजनेस ये उस कंपनी में करने वाले हैं। इंक्वायरी का क्लियर मीनिंग ये है जो कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट सेक्शन के अंदर, वो इनको रीच आउट कर रही हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। अब वो कितने प्रोजेक्ट्स इनको मिलेंगे, कितने प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन हाँ इंक्वायरी इनका कहना है कि अच्छी आ रही है और जो वो कंपनी है वो FY24 तक स्टार्ट अपना काम कर देगी। बायोप्लास्टिक्स का कमर्शलाइजेशन को कंपनी एक्सेलरेट कर रही है। बेसिकली कमर्शलाइजेशन मतलब उसको बनाना, उसको बेचना, बायोप्लास्टिक। और बायोप्लास्टिक भी एक काफी बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर ये लोग अभी कैपेक्स कर रहे हैं 60 करोड़ का पुणे के अंदर आउटस्कर्ट्स में। तो एक कैपेक्स हो गया इनका 200 करोड़ का, एक कैपेक्स होगा 60 करोड़ का, ये बायोप्लास्टिक्स के लिए है, ये एनर्जी के लिए है। और एक और ये 15 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं किस लिए, न्यू कैटलिस्ट लैब बना रहे हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है प्राज मैट्रिक्स के लिए, जो कि ऑपरेशनल होगा अगस्त 2023 के अंदर इसी साल में। तो नेट कंपनी 3 कैपेक्स कर रही है। ऑफकोर्स अगर कंपनी कैपेक्स कर रही है डेफिनेटली कंपनी का कोई ना कोई विजन है, इनको पता है आने वाले समय के अंदर जो डिमांड है वो बूस्ट होगी सेक्टर के अंदर, इसीलिए कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रही है, नए प्लांट पे और नई कंपनी में पैसा खर्च कर रही है। इनका करंट बिजनेस जानते हैं कि अभी क्या करते हैं ये। तो अभी जो इनकी लीडरशिप पोजीशन है वो डोमेस्टिक बायो एनर्जी बिजनेस के अंदर है, ठीक है। दूसरी चीज जो मेजर ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं वो एथेनॉल बेस्ड प्लांट्स में मिल रहे हैं, जो स्टार्ची फीड स्टॉक है। तो एथेनॉल भी 2 तरीके से बनता है, एक शुगरी मतलब जो शुगर केन है उसके जरिए, और एक स्टार्ची फीड स्टॉक। स्टार्ची मतलब हो गया जैसे कि पोटैटो, उसमें स्टार्च होता है, राइस उसमें स्टार्च होता है, जिन भी चीजों में स्टार्च होता है उससे भी एथेनॉल बनता है और शुगर से भी एथेनॉल बनता है। तो इनको एथेनॉल बेस्ड प्लांट्स में एक अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। शुगर मिल्स भी इसको सेटअप कर रही हैं, डुअल प्लांट्स को। शुगर मिल्स के पास ऑलरेडी एथेनॉल की कैपेसिटी होती है और अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्लांट्स को और एक्सपैंड कर रहे हैं एथेनॉल के अंदर। शुगर के साथ साथ वो स्टार्ची फीड स्टॉक की तरफ भी मूव कर रहे हैं। और इंक्वायरी पाइपलाइन इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग नंबर। फिर से उन्होंने बताया कि जो इनकी इंक्वायरी है जो एथेनॉल बेस्ड प्लांट्स के लिए, उसमें काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग इंक्वायरीज इनको आ रही हैं। और इंक्वायरी से क्लियरली हमें ये समझना है कि इनको अभी डिमांड आ रही है। अब वो डिमांड इनको मिलती है, वो प्रोजेक्ट इनको मिलता है या नहीं मिलता है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। और अगर इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें, इंटरनेशनल फ्रंट के अंदर बेसिकली जो लो कार्बन एथेनॉल है उसका इंटरेस्ट और उसकी डिमांड वहां पे कहीं ना कहीं बढ़ रही है। इकोनॉमिक स्लो डाउन है यूएस में हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो अभी बेसिकली क्या है, एक्टिविटी तो बढ़ रही है वहां पे, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। उसका क्लियर रीजन ये है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, बहुत पैसा लगता है उसके अंदर। तो पैसा कैसे आता है, बड़ी बड़ी कंपनीज लोन लेती है बैंक से। अभी हाई इंटरेस्ट रेट चलते हुए शायद लोन ना ले रहे हो, वो लोग वेट कर रहे हो जब इंटरेस्ट रेट कटेगा तब हम लोन लेंगे, ताकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा ना पे करना पड़े। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले 6 मंथ्स में अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अच्छी डिमांड रही तो पराज को अच्छा बिजनेस मिलेगा। लेकिन वो एक बात की बात है, लेकिन डिमांड वहां पर है। तो आपको इस तरीके से इसको देखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं ये, कैपेक्स इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, इनमें टाइम लगता है। यूरोप के अंदर कंपनी का डिस्कशन चल रहा है पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज ग्रीनफील्ड के लिए, ठीक है। नॉन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर प्रॉमिसिंग रिस्पांस आ रहा है इनको, बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से। अच्छी जो ऑफरिंग है इनकी, जो स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग्स है वो एंजाइम्स है, यीस्ट है, परफॉर्मेंस एनहांसर्स है। इन 3 कैटेगरी के अंदर इनको अच्छा बिजनेस आ रहा है। इन्होंने अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है ऑल ओवर इंडिया प्लस अब्रॉड के अंदर भी, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा आने वाले सालों में। और फर्स्ट जो इनका प्लांट है IOCL पानीपत का, उसमें प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गई है और ये उसमें अब इनहेंसमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। इन्होंने फर्स्ट एथेनॉल इसलिए बोला क्योंकि वो IOCL का प्लांट है पहला एथेनॉल के लिए। इनको पहला ऑर्डर मिल गया है ZLD सिस्टम के लिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो ये जो सर्विस जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, उसका क्लियर मीनिंग ये है कि वाटर वेस्ट नहीं होगा। जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो सॉलिडिफाई होकर के बाहर निकल जाएंगी और जितना भी पानी है लिक्विड वो प्योर हो जाएगा। तो मतलब कि जो वाटर की वेस्टेज है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिन कंट्रीज के अंदर वाटर कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुबई या फिर जितनी भी UAE कंट्रीज हैं या फिर साउथ अफ्रीका है जहाँ पे पानी की कमी रहती है, इन कंट्रीज के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
प्लस इंडिया के अंदर भी इसकी डिमांड इसलिए बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं वाटर वेस्टेज को लेकर के। तो उन सभी चीजों को देखते हुए जो कंपनीज एनवायरमेंट को देखते हुए प्लांट को बनाएंगी वो इस सर्विस को जरूर लेंगी। तो टेक्नोलॉजी काफी अच्छी इन्होंने बनाई है और इनको पहला प्रोजेक्ट उसके अगेंस्ट मिल गया है। इनका जो ब्रूरी का बिजनेस है वो भी प्री कोविड लेवल्स पे आ गया है। ब्रूरी बिजनेस मतलब जो अल्कोहल कंपनीज होती हैं वो, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन कैपेबिलिटीज लगती हैं, तो इनकी फर्मेंटेशन कैपेबिलिटीज इन्होंने यहाँ बताया है कि इज वन ऑफ आवर की कैपेबिलिटीज। इनके बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसके अंदर। इनको एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर मिला है लार्ज साइज का फर्मेंटेशन के लिए, वो एक ओमान की कंपनी है, फार्मा कंपनी, उसकी तरफ से। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका क्लियर एक विजन है बायो E3 के ऊपर, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। बायो E3 का मतलब ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके साथ एनवायरनमेंट बचाने के तरीके हो, एनवायरनमेंट को बेटर करने के तरीके हो, इकोनॉमी को बेटर करने के तरीके हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बायो E3 का यूज हो। क्योंकि जब प्लांट लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमी में एक प्रोडक्शन होगी, प्लस एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो वो टेक्नोलॉजी है ही। गवर्नमेंट का पूरा एक एम है पेट्रोकेमिकल्स के यूज को रिड्यूस करना। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा और प्राज जो है वो की नॉलेज पार्टनर है इस सेगमेंट के अंदर गवर्नमेंट के साथ। तो नेशनल बायोकेमिकल पॉलिसी के अंदर जो नॉलेज पार्टनर है वो प्राज है। तो ये काफी एक बड़ी बात है, प्राज जैसी कंपनी को एक नॉलेज पार्टनर लेना। कोई भी अगर डेवलपमेंट होगी तो इनको की रखा जाएगा, हो सकता है इनको प्रोजेक्ट्स भी दे गवर्नमेंट। और इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन कॉल में कि आप इतने बड़े बड़े इंजीनियरिंग आप करते हो, टेक्नोलॉजी बनाते हो, सब कुछ आपके को पूरा कुछ पता है, तो आप खुद प्रोडक्शन क्यों नहीं करने लगते हो? आप इंजीनियरिंग क्यों करते हो, सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करते हो? आप खुद प्रोडक्शन करो एथेनॉल की और जितनी भी बायो एनर्जीज हैं उनकी, और आप उनको सेल करो। कंपनी का यही कहना है कि हमारा कोई प्लान नहीं है, हम एक इंजीनियरिंग कंपनी है, हमारा काम टेक्नोलॉजी बनाना है, इंजीनियरिंग करना है, हमारा काम प्रोडक्शन करने का नहीं है, हमारा कोई प्लान भी नहीं है, ऐसा हमारा इंटेंट भी नहीं है। हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स को हेल्प करेंगे उनके गोल तक रीच करने में। दैट्स इट। तो नेट उम्मीद है आपको इनकी कॉन कॉल से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नोट करने वाली चीजें यही है, देखो कंपनी ने अच्छा कैपेक्स किया है कुछ सेक्टर्स के अंदर। दूसरी चीज, करंट बिजनेस में अगर आप नोटिस करो कंपनी ने वर्ड यूज किया, इनको इंक्वायरी मिल रही है, ठीक है। तो जहां जहां पे इनको इंक्वायरी मिल रही है वो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इनको हो सकता है उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन वो चीज आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखनी होगी कि आपको ये स्टॉक खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। वो आपकी अपनी खुद की कॉल है, क्योंकि जो सेक्टर है वो काफी बूमिंग लगता है मेरे को। सेक्टर अच्छा है नो डाउट, लेकिन कंपनी जो काम करती है ये सर्विसेज देने का करती है, मैन्युफैक्चरिंग करने का करती है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का बिजनेस करती है, ये प्रोडक्शन नहीं करती है। तो कितनी कंपनीज इनको प्रोडक्शन के लिए हायर करेंगी, कितनी कंपनीज इनको इंजीनियरिंग के लिए हायर करेंगी, क्या इनको बिजनेस मिलता है लॉन्ग टर्म में, क्या इनके रेवेन्यू मॉडल रहता है, वो सब देखने वाली बात है आने वाले दिनों के अंदर। अगर करंट इनके आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली इसकी जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की है और जो स्टॉक पी है 28.9 का है। कि स्टॉक पी का आप चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे ये अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 40 का इसका मीडियन है, 28 मतलब 12 पॉइंट्स नीचे है अपने मीडियन से, और ऑल टाइम हाई पी जो है 83 का है। तो देखते हुए लगता है कि स्टॉक ठीक ठाक भाव में मिल रहा है। ROC 31.4% का अच्छा है, ROE 24% का, ये भी काफी अच्छा है, ठीक है। बुक वैल्यू 6.44 का है, मतलब थोड़ा सा प्राइजी स्टॉक है। अगर 6-7 टाइम्स ऑलमोस्ट आपको अगर ये स्टॉक मिल रहा है 6 टाइम्स 7 टाइम्स, तो थोड़ा सा प्राइजी है स्टॉक। बट सेक्टर ऐसा है कि लोग इसको वैल्यू देते हैं उस लेवल की कि ये बूमिंग सेक्टर है एक तरीके से। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है, डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। पैग रेशियो 0.61 मतलब 1 से कम है, इसका मतलब हाई ग्रोथ कंपनी है। आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है कंपनी के अंदर। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इनका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2020 तक पिछले 4-5 साल पीछे जाऊं तो मैं स्टैग्नेंट था, लेकिन अभी 2021 से इनका रेवेन्यू जो है एकदम सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ 2021 में दिखाई इन्होंने, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 70-80% की ग्रोथ दिखाई है और यहाँ पर भी 50% की ग्रोथ दिखाई है। तो ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है कंपनी में। इनके प्रॉफिट्स जो है वो भी लास्ट 2-3 सालों में अच्छा बढ़ रहे हैं। आप देखोगे 10% से यहाँ लास्ट ईयर कंपेरिजन में बढ़ा है, ऑलमोस्ट 90% यहाँ बढ़ा है और 60-70% यहाँ बढ़ा है। तो प्रॉफिट काफी हेल्दी कंपनी के बढ़ रहे हैं। इनकी बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, 1041 करोड़ के हैं अभी। इनकी बोरिंग जैसे मैंने बताया डेट फ्री कंपनी है, 42 करोड़ है, वो एक लीज लाइबिलिटी है इनकी, वो शायद किसी प्लांट या ऑफिस के लिए होगी। फिक्स एसेट्स इनके 317 करोड़ के हैं। CWIP 7 करोड़ दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कैश एंड वर्किंग कैपिटल जो कंपनी कैपेक्स कर रही है वो इन्वेस्टमेंट हेल्दी है कंपनी के पास। तो अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग स्टैग्नेंट है 32.82% पे। FII-DI ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है थोड़ा सा। वो कैसे इंक्रीज किया देखो, आप यहाँ पे देखो जून 2021 में पब्लिक के पास में 46.90% स्टेक था, आप मतलब मान लो 47% स्टेक था, अभी 41.50 है। तो नेट क्लियरली पता लगता है इससे कि
5 से 6% का स्टेक जो है पब्लिक से खरीद करके कहाँ गया, FII और DI के पास गया। FII और DI ने अपनी कन्विक्शन को इसमें पिछले 2 सालों में इंक्रीज किया है, हेल्दी इंक्रीज है, और उसका टोटल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25-26% की इसमें होल्डिंग है FII और DI की। तो अच्छी कन्विक्शन है QIB इन्वेस्टर्स की इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। टेक्निकल्स में अगर आप नोटिस करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज के, तो ये चार्ट है इनका और ये डेली चार्ट है। आप इसमें नोटिस करो कि ये एकदम रेंज बाउंड स्टॉक है। रेंज बाउंड इसलिए क्योंकि रेंज में चलता है। मैं आपको इसकी रेंज बना करके दिखाता हूँ। ये जो 2 लाइंस मैंने ड्रॉ करी है ये इसकी रेंज है। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं से चलता है स्टॉक और फिर ऊपर जाकर टच करता है और फिर दोबारा जिगजैग करते हुए नीचे आता है, यहाँ पे टच करता है दोबारा सेम प्राइस पे और फिर ऊपर जाके प्राइस सेम टच करता है और उसके बाद में फिर ये नीचे चलता है, यहाँ टच करता है और आगे जाकर के फिर यहाँ पे वापस से इस रेंज को देख रहे हो कैसे करके मीट करता है और फिर दोबारा से जिगजैग करके नीचे आता है स्टॉक और फिर टच करके साइडवेज हो जाता है। तो ये रेंज है पूरी की पूरी जहाँ पे ये स्टॉक मूव कर रहा है इस रेंज के अंदर। और रेंज अगर आप देखेंगे तो कितने परसेंट की रेंज है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलमोस्ट 36% की ये रेंज है और 40% कह लो क्योंकि कई बार थोड़ा सा और नीचे आता है और ज़्यादा ऊपर भी जाता है। अभी आगे जाकर के रेंज थोड़ी सी कम हुई है, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ पूरा टच नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में दोबारा इस रेंज को टच करेगा। और एक चीज़ जो नोटिस करने वाली वो ये है इसके अंदर कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो आप डेली चार्ट के अंदर, डेली चार्ट में ये ब्लैक लाइंस का 200 डे मूविंग एवरेज है और इसने अभी रिसेंटली ये इसके नीचे नीचे चल रहा था लेकिन इसको ब्रेक किया यहाँ पे अभी 27 जून के बाद 28 जून का जो ट्रेडिंग सेशन है यहाँ इसने ब्रेक किया और अभी 2 दिन से यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेड कैंडल्स बन रहे हैं इसमें। अगर ये यहाँ सर्वाइव करेगा तो इसका मतलब प्राइस मजबूत हो गया है और ये ऊपर की तरफ निकलेगा प्राइस। और जैसे मैंने आपको रेंज बताई कि जो भी इसकी रेंज है ये ऊपर की, ये हो सकता है वहां तक जाए और टच करके फिर दोबारा नीचे आए और हो सकता है कि ये वहां से भी ऊपर निकल जाए। तो शॉर्ट टर्म वाले इसके अंदर पोजीशन ना बनाएं। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि ये रेंज के अंदर फिर से चले, यहाँ तक आए, अपना वापस 460 के लेवल तक टच करे और फिर नीचे आ जाए। लॉन्ग टर्म वाले इसमें पोजीशन यहीं से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 200 डे को उसने ब्रेक किया है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग प्राइस बने और फिर ऊपर की तरफ मूव करे और यहाँ से भी ऊपर ब्रेकआउट दे, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो के अंदर, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए इसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से दोबारा नीचे आ जाए और फिर थोड़ा दोबारा ऊपर चलने के लिए तैयार हो, वॉल्यूम बढ़े इसके अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर आप पोजीशन स्टैगर्ड वे में बनाओ, स्मॉल क्वांटिटीज में बनाओ, बल्क बाय नहीं करना है स्टॉक को। और अगर कोई इस प्राइस पे फंसा है ऊपर के भाव पे, कहीं यहाँ पे कहीं किसी ने बाय किया है और वो प्राइस नीचे आ गया है, तो आप टेंशन नहीं लो, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो अच्छा है, QIB की पोजीशंस बड़ी हैं इसमें और डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये प्राइस आपका आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है इसके अंदर। बट ये है कि लॉस में मुझे लगता है आपको बेचना चाहिए। अगर आपको कोई और अच्छी पोजीशंस मिल रही हैं इस स्टॉक के बिना तो आप वहाँ पे बना लो इसको बेच करके, बट आप होल्ड करोगे तो आपका भाव ऊपर का आ जाएगा। और जो यहाँ से पोजीशन बनाना चाहता हो बिल्कुल यहाँ से बना सकता है, स्टैगर्ड वे में बनाइए। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप एथेनॉल में बिलीव करते हो, अगर आप बायो एनर्जीज में बिलीव करते हो, आप बिलीव करते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर प्रोडक्शन है इन सब चीज़ों की बढ़ेगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए ये स्टॉक आने वाले सालों में अच्छा करेगा, नो डाउट। अभी इनको इंक्वायरीज आ रही हैं और उन सभी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट भी कह रही नेशन वाइड जो एथेनॉल ब्लेंड है 25-26 तक वो नेशन वाइड होगा, तो अभी 2 साल बाद होगा वो, ठीक है। और गवर्नमेंट की जैसे और भी है, कॉर्सिया मैंडेटरी ब्लेंडिंग 2027 तक है। ये सारी की सारी फ्यूचर स्टोरीज हैं। अभी करंट में जो चल रहा है वो उन्होंने यहाँ बताई दी, अपने बिजनेस के अंदर कंपनी कैपेक्स वगैरह कर रही है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप, ये बहुत लॉन्ग टर्म का प्ले है, शॉर्ट टर्म प्ले बिल्कुल नहीं है। और कैपेक्स बिजनेस है ये, क्योंकि जो कंपनीज इनकी क्लाइंट है उनको बड़ी एक इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती है, तो उस पर हाई इंटरेस्ट रेट का भी एक इंपैक्ट आता है, तो इसलिए भी एक रीजन है साइडवेज है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन मिलेगा और वो लोग इनको रीच आउट करेंगे, तब कहीं वो प्लांट नया लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक इम्पैक्ट जो है प्राइस का साइडवेज जाने का, वो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट इसके ऊपर है। और जो एक इन्फ्लेशन बढ़ा है उसका भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर जितनी भी मटेरियल्स हैं, जो भी इनका रॉ मटेरियल है, जो भी यूज़ करते हैं, उसके प्राइसेस बढ़े हैं, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सब चीज़ें कूल डाउन होंगी। हाई इंटरेस्ट रेट जो है आने वाले 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर नीचे आके सेटल होगा, वो एक बेनिफिट इनको करेगा। जो इन्फ्लेशन है वो कहीं जाके थोड़ा कूल डाउन होगा, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में इनको मिलेगा और वो प्रोजेक्ट्स इनको लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेंगे। अभी जितनी भी इंक्वायरीज हो रही हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में फाइनलाइज हो, इनको डील्स मिले और फिर कहीं इनका बिजनेस आगे दोबारा से बूम करे। बट वो सब फ्यूचर की बातें हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो आप इस स्टॉक के अंदर ना एंट्री लो। अगर आप लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हो इस कंपनी के अंदर, लॉन्ग टर्म स्टोरी आपको समझ आती है एथेनॉल की, आपके पेशेंस अच्छे हैं स्टॉक को होल्ड करने के, तो आप स्टॉक को जरूर बाय करो। स्टॉक अच्छा है। स्टिल मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, डिसीजन आपका होना चाहिए, पैसे आपके हैं,
आप अपना एक बार एनालिसिस जरूर करें, इस कंपनी को जरूर एक बार दोबारा स्टडी करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें बाय और सेल का। ठीक है, पूरा चार्ट मैंने आपको समझा दिया है। बाइंग लेवल्स यहाँ से हैं, ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, ये रेंज है पूरी की पूरी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक चीज आप समझ लो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बार बार स्टॉक यहाँ से नीचे आता है, क्लियरली दिस मींस रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है 450 के लेवल के ऊपर। तो वो सब चीजों को आपको कंसिडर करना होगा बाय करने से पहले। तो नेट यही है पूरा एनालिसिस प्राज इंडस्ट्रीज का। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली, उसके अंदर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूंगा आने वाले फ्यूचर के अंदर। अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे आपको और भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलेंगे जिनके ऊपर मैं डिटेल में बात करी हुई है, एकदम जैसे यहाँ मैंने आपको समझाया एक चीज, मैं आपको वहां भी मैंने प्रॉपर एक चीज डिस्कस करी हुई है। तो आप इन सभी स्टॉक्स को फंडामेंटल समझने के लिए, इनके टेक्निकल समझने के लिए आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।